नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तीन भाई। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ। ओके। तीन भाई। किसी समय एक गांव में राम, श्याम और किशन नाम के तीन सगे भाई रहा करते थे। वे दयालु, ईमानदार एवं नम्र होने के साथ साथ इतने बलवान और चतुर थे कि उनके सारे समवयस्क उन पर गर्व करते थे। सारी बलाएं उन्हें प्रशंसा की दृष्टि से देखती थी और सारे बुजुर्ग उनकी तारीफ करते थे। तीनों भाइयों में आपस में बहुत प्यार था। ना वे कभी एक दूसरे से दूर जाते थे, ना आपस में झगड़ते थे, और ना ही वे एक दूसरे के बारे में कभी कोई आलोचना करते थे। एक दिन तीनों भाई अपने शिकारी बाज के साथ जंगल में शिकार खेलने गए, लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद भी उन्हें कोई मनपसंद शिकार नहीं मिला। आज का दिन बेकार ही गया। मेरे विचार से अब हमें वापस लौट चलना चाहिए। ठीक कहते हो, आओ चलें। लेकिन अभी वे अपने घोड़े को गांव की ओर मोड़ने ही वाले थे कि अचानक उन्हें लाल रंग की एक लोमड़ी एक तरफ दौड़ती दिखाई दी। भैया, यदि इस लोमड़ी का शिकार कर लिया जाए तो इसकी खाल के हमें बहुत से पैसे मिल सकते हैं। बिल्कुल। ठहरो, मैं बाज को छोड़ता हूँ। ये उसका पीछा करेगा और हमें मार्ग दिखाएगा। बड़े भाई राम ने तुरंत बाज को हवा में उछाल दिया और बाज लोमड़ी का पीछा करने लगा। चलो अब उसका पीछा करें। शीघ्र ही बाज लोमड़ी का पीछा करता हुआ जंगल से बाहर निकलकर एक घाटी में जा पहुंचा और मौका देखकर उसने अचानक उस पर झपट्टा मारा। लेकिन जब तीनों भाई उस स्थान पर पहुंचे जहां बाज उतरा था, तो ये देखकर हैरान हो उठे कि लोमड़ी का वहां नामो निशान तक नहीं था, जबकि उनका शिकारी बाज एक चट्टान पर आराम से बैठा था। अरे, वो लोमड़ी कहाँ गई? लगता है वो बाज को चकमा देकर इन पहाड़ों में कहीं छिप गई है। भैया, वो देखो, बाज के पंजों के नीचे कोई चीज है। राम ने बाज के पंजों के नीचे से एक शिलापट निकाला। ओह, इसमें तो एक चित्र के साथ एक लेख भी खुदा है। जरा पढ़ना तो भैया। राम ने उस लेख को पढ़ा। उस पर लिखा था, जो इस शिलापट को खोजकर मेरे पास लेकर आएगा वही मेरा मालिक और पति हो जाएगा। तीनों भाइयों ने बारी बारी से उस शिलापट पर खुदे उस खूबसूरत युवती के चित्र को देखा और मौन होकर उस युवती के सपनों में खो गए। आहा, कितनी सुंदर युवती है। काश ये मेरी पत्नी बन सकती। कुछ क्षणों बाद, अब हम क्या करें? ये शिलापट तो हम तीनों को एक साथ ही मिला है, जबकि हम में से कोई एक ही इस सुंदर युवती से विवाह कर सकता है। श्याम भैया, इस युवती से हम में से कौन विवाह करेगा, ये बात का प्रश्न है। पहले तो हमें इस युवती को खोजना होगा और मालूम करना होगा कि ये कौन है और कहाँ रहती है। तुम ठीक कहते हो किशन। चूंकि इस शिलापट को हमने एक साथ ढूंढा है, इसलिए इस रूपवती को ढूंढने हम तीनों ही एक साथ चलेंगे। यदि हमें कभी इसे अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हम उससे प्रार्थना करेंगे कि वो स्वयं ही हम तीनों में से किसी एक को अपना पति चुन ले। आप ठीक कहते हैं राम भैया। आइए इसी समय उसकी खोज में चलते हैं। लेकिन आपस में फैसला करने के बाद जैसे ही तीनों भाई अपने अपने घोड़े की ओर बढ़े, चट्टान के ऊपर बैठा बाज एकाएक शोर मचाने लगा। ची ची ची। अरे, ये अचानक शोर क्यों मचाने लगा? हमारे साथ क्यों नहीं चलता? वो चट्टान पर पंजे भी मार रहा है। जरूर कोई खास बात लगती है। आओ देखते हैं। अरे,
इस गड्ढे में एक चमड़े का थैला पड़ा है। राम ने उस थैले को निकालकर जैसे ही धरती पर उल्टा, उसमें से छन छन करती हुई सोने की मोहरें गिरने लगी। आहा, सोने की मोहरें! वाह, किस्मत खुल गई। उन्होंने मोहरों को गिना। पूरी 3,000 मोहरें हैं। मेरे विचार से हमें इस धन को इसी समय बराबर बराबर बांट लेना चाहिए। हमें कोई एतराज नहीं बड़े भाई। उन्होंने आपस में मोहरों को बराबर बराबर बांटा और बाज को गांव जाने की कह स्वयं घोड़े पर सवार हो सिलापट वाली युवती की खोज में चल पड़ा। एक एक कर दिन बीतते चले गए। इस बीच उन्होंने अपने देश का एवं कई अन्य देशों का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें उस युवती का कहीं पता नहीं चला। एक दिन जब वे हताश से एक कुएं के निकट बैठे बातें कर रहे थे, लगता है उस युवती के दर्शन हमें कभी नहीं होंगे। भैया, मेरे विचार से तो अब हमें उस युवती का ख्याल छोड़कर वापस लौट चलना चाहिए। मैं भी यही कहना चाहता था। तभी एक बुढ़िया वहां पानी भरने आई। बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मेरे मटके में पानी भर दो। इसमें बुरा मानने की क्या बात है माँ जी। लाइए बाल्टी और रस्सी दीजिए, मैं अभी पानी खींचकर आपका मटका भर देता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। ये लो। किशन ने बाल्टी कुएं में डालकर पानी खींचा। और लो माँ जी, आपका मटका भर गया। जुग जुग जियो बेटा। शक्ल सूरत से तुम लोग परदेसी मालूम होते हो बेटा। कौन हो तुम लोग? कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? हम परदेसी ही हैं माँ जी, और एक सुंदर युवती की तलाश में देश विदेश की खाक छानते फिर रहे हैं। युवती की तलाश में? कौन है वो युवती? क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुम उससे कभी मिले हो? जानते होते या मिले होते तो क्या अब तक दर बदर की ठोकरें खा रहे होते? माँ जी, ना तो हमने उस युवती को आज तक कभी देखा ही है और ना ही उसके पते ठिकाने के बारे में कुछ जानते हैं। अरे, तो फिर तुम उस युवती को तलाशोगे कैसे? हमारे पास एक पत्थर है जिस पर उसकी आकृति खुदी है। बस उसी के आधार पर हम उसे तलाश कर रहे हैं। जरा मुझे भी तो दिखाओ वो पत्थर। हो सकता है उसे पहचानने में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ठहरिए, अभी दिखाता हूँ। किशन ने एक झोले से वो शिलापट निकालकर बुढ़िया के हाथों में थमा दी। अरे, ये तो हमारे देश की राजकुमारी चंद्रकला की तस्वीर है। क्या माँ जी, क्या आप सच कह रही हैं? ये तस्वीर यहाँ की राजकुमारी की ही है। मैं क्यों झूठ बोलने लगी बेटा। फिर भी विश्वास ना हो तो राजमहल जाकर अपनी आंखों से देख लो। अपने ख्वाबों की मलिका का पता चलते ही तीनों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे और वे उसी समय बुढ़िया से विदा लेकर घोड़े पर सवार हो राजमहल की ओर चल पड़े। राजमहल पहुंचकर उन्होंने द्वार पर खड़े पहरेदारों को वो शिलापट दिखाया। शिलापट पर लिखे लेख को देखकर और उस पर खुद ही अपनी राजकुमारी की तस्वीर को देखते ही एक सैनिक अधिकारी वहां खड़े सैनिक को संबोधित करता हुआ बोला, शेर सिंह, तुम इन्हें आदरपूर्वक पहले महाराज के पास फिर राजकुमारी जी के पास ले जाओ। जो आज्ञा। कृपया आप लोग अपने घोड़े यहीं छोड़ दें और इसके साथ जाएं। ठीक है। सैनिक ने तीनों भाइयों को राजमहल के भीतर ले जाकर पहले राजा से मिलाया। उसके बाद उन्हें लेकर राजकुमारी जी के कक्ष में पहुंचा। राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी जी, ये तीनों सज्जन आपसे मिलने आए हैं। ओह, ठीक है, तुम जा सकते हो। आहा, कितनी अपूर्व सुंदरी है। मैंने आज तक ऐसी सुंदरी नहीं देखी। बिल्कुल किसी स्वर्गलोक की अप्सरा जैसी लगती है। तभी राजकुमारी चंद्रकला का मधुर स्वर उनके कानों में पड़ा। आप लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? और मेरे पास आप लोगों को किस काम से आना पड़ा? राजकुमारी जी, हम त्रिपुरा नामक देश के वासी हैं। शिकार करते समय हमें एक शिलापट मिला जिस पर आपका चित्र और लेख अंकित है।
हम उस लेख को पढ़कर ही आधी दुनिया पार करके आपसे मिलने आए हैं। कृपया करके अपने वचनानुसार आप हम तीनों में से किसी एक को अपना पति चुन लीजिए। ओह, कहाँ है वो शिलापट? लाओ, हमें दिखाओ, तभी हम फैसला करेंगे। राम ने झोले से वो शिलापट निकालकर राजकुमारी को दे दिया। हाँ, ये वही शिलापट है जिसे मैंने अपने गुलामों द्वारा समुद्र में फेंकवाया था। शायद ये किसी तरह तुम्हारे देश पहुंच गया। बहादुर नौजवानों, मैं अपने वादे से मुकरती नहीं हूँ, पर अब तीन हैं और मेरी नज़र में आप तीनों ही बराबर हैं। अतः आप में से किसको चुनना न्यायपूर्ण होगा? आप में से किसे सर्वश्रेष्ठ मानूं? इसके लिए मैं आपके प्रेम की परीक्षा लेना चाहती हूँ। मैं आप में से उसी को अपना पति चुनूंगी जो 1 महीने में मुझे दुर्लभ से दुर्लभ उपहार ला कर देगा। क्या आप लोगों को यह शर्त मंजूर है? हमें आपकी शर्त स्वीकार है राजकुमारी जी। तीनों भाइयों ने उसी समय राजकुमारी से विदा ली और महल से निकलकर अपने घोड़ों पर सवार हो एक अनजानी दिशा में निकल पड़े। आह, मुझे उनके छोटे भाई किशन से प्रेम हो गया है। कितना सुंदर और सुजीला है वो। हे प्रभु, कुछ ऐसा चमत्कार दिखाओ कि मेरा विवाह उसी के साथ हो जाए। लेकिन राजकुमारी के मोहित होने की बात उन तीनों भाइयों में से किसी को भी मालूम नहीं हो सकी थी। किशन के प्रति उसका प्रेम इतना महान था कि उस दिन और उसी क्षण से वो निस्तेज होने लगी, सूखने लगी, मानो उसे कोई गंभीर लग गया हो। और कुछ ही दिनों बाद वो बिस्तर से लग गई। यहाँ तक कि उसने अपने पिता राजा विराट सेन तक को पहचानना बंद कर दिया। अपनी बेटी की ऐसी अवस्था देख राजा विराट सेन गहरे दुख में डूब गया। उसने अपने बेटी का इलाज करने वाले को 1,000 ऊँटों से लदे सोने चांदी का लालच देकर सारी दुनिया के हकीमों और ओझों को बुलवा लिया। महल हकीमों और ओझों से पूरा भर गया, किंतु राजा की रूपवती बेटी का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता ही गया। आह, ये मेरी प्यारी बेटी को कैसा भयंकर रोग लग गया है। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। इधर तीनों भाई कई दिन तक लगातार सफ़र करने के बाद एक चौराहे पर पहुंचे। भाइयों, इस चौराहे के 3 मार्ग 3 विभिन्न दिशाओं में जाने जाते हैं। अच्छा यही होगा कि हम तीनों यहाँ से अलग अलग मार्ग पकड़ लें, ताकि अपनी ताकि अपनी अपनी इच्छा अनुसार राजकुमारी के लिए उपहार ला सकें। ठीक है, मैं बाईं ओर जाता हूँ और मैं दाईं ओर। और तीनों भाई 20 दिन बाद उसी स्थान पर मिलने का वादा करके भिन्न भिन्न दिशाओं में चल पड़े। बड़ा भाई राम सीधे रास्ते की ओर बढ़ा और कई दिनों के सफ़र के बाद एक शहर में पहुंच गया। काफ़ी बड़ा शहर है। ये ज़रूर मेरे मतलब का यहाँ ज़रूर मेरे मतलब का कोई अनोखा उपहार मुझे मिल जाएगा। शहर की सभी छोटी बड़ी दुकानों में झांकने के बाद उसे एक दुकान में सोने के फ्रेम वाला अति सुंदर कारीगरी का एक दर्पण रखा दिखाई दिया। वाह, ये सुंदर दर्पण उपहार देने योग्य है। राजकुमारी को ये अवश्य पसंद आएगा। क्यों भाई, ये शीशा कितने का है? ये शीशा 100 मोहरों का है, पर इसका रहस्य 500 मोहरों का है। यदि इस दर्पण का रहस्य जानना चाहोगे तो इसकी कीमत के साथ साथ 500 मोहरें भी देनी होगी। ठीक है, मैं इसके रहस्य की कीमत भी देने के लिए तैयार हूँ। तुम इसका रहस्य बताओ। ये शीशा ऐसा है कि यदि भोर होने पर इसे देखा जाए तो इच्छानुसार दुनिया का कोई भी देश, शहर, गांव अथवा विशेष स्थान और उसका वातावरण दिखाई देने लगेगा। वाह, ऐसी ही वस्तु की तो ज़रूरत थी मुझे। ये लो 600 सोने की मोहरें और ये शीशा मुझे बांध कर दे दो। अभी लीजिए श्रीमान। फिर शीशे की कीमत दे और शीशे को अपने सीने से छिपाकर राम पूर्व निश्चित स्थान की ओर चल पड़ा। मुझे तो अपने मनपसंद वस्तु मिल गई। अब देखना है मेरे दोनों भाई क्या चमत्कारी वस्तु लाते हैं। उधर मझला भाई श्याम बाईं ओर जाने वाले मार्ग पर आगे बढ़ता रहा और कुछ ही दिनों बाद वो भी एक अनजाने नगर में पहुंच गया।
क्यों भाई, क्या इस नगर में कोई ऐसा बाजार है जहाँ मनपसंद और चमत्कारी वस्तु मिल जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ से सीधे जाकर बाईं ओर मुड़ जाना। आगे जाने पर आपको एक बाजार दिखाई देगा जिसे पुराना बाजार कहते हैं। वहाँ ज़रूर आपकी पसंद की कोई चमत्कारी वस्तु मिल जाएगी। श्याम उस राहगीर के बताए मार्ग पर चलता हुआ पुराने बाजार में पहुंच गया। वहां बहुत से सौदागर अपना माल बेच रहे थे। बहुत सी दुकानों को देखने के पश्चात श्याम एक ऐसी दुकान पर पहुंचा जहां विभिन्न किस्म के अजीबोगरीब कालीन रखे हुए थे। उन कालीनों में से एक कालीन श्याम के मन को भा गया। हाँ, ये कालीन मेरे मतलब का है। इस कालीन को उपहार में पाकर राजकुमारी जरूर प्रसन्न हो उठेगी और मुझसे विवाह करने के लिए राजी हो जाएगी। ये कालीन कितने का है भाई? 500 सोने की मोहरों का श्रीमान। और यदि आप इसका रहस्य जानना चाहेंगे तो इतनी ही मोहरें आपको और देनी पड़ेगी। रहस्य? क्या इस कालीन में कोई रहस्य भी छिपा है? हाँ श्रीमान, आप इसे साधारण कालीन मत समझिए, ये जादुई कालीन है। ओह, ठीक है। तो ये लो सोने की 1000 मोहरें और मुझे इसका रहस्य बताओ। मोहरे गिनकर अपने गले में रखने के पश्चात दुकानदार खीसे निपोड़ता हुआ बोला, श्रीमान, इस जादुई कालीन को बिछाने के पश्चात इस पर सवार होकर आप इसे दुनिया के जिस किसी भी कोने में चलने के लिए कहेंगे, यह आपको पलक झपकते ही वहां पहुंचा देगा। वाह, ये कालीन तो निसंदेह चमत्कारी है। मुझे किसी ऐसे ही उपहार की आवश्यकता थी। भाई, इसे जल्दी से बांध दो। और दुकानदार से कालीन लेकर श्याम भी खुशी खुशी पूर्व निश्चित स्थान की ओर चल पड़ा। मुझे विश्वास है दोनों भाइयों के उपहारों से मेरा ही उपहार राजकुमारी को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। उधर छोटा भाई किशन भी कई दिनों के सफ़र के पश्चात एक देश में पहुंचा। पता नहीं किस देश में आ पहुंचा हूँ। खैर, अब मुझे देर न करके राजकुमारी जी को उपहार में देने के लिए किसी बहुमूल्य वस्तु की खोज करनी चाहिए। किशन काफ़ी देर तक वहाँ के तमाम बाजारों में, गलियों में और इधर उधर भटकता रहा, पर उसे राजकुमारी के योग्य उपहार कोई नहीं मिला। आह, तो क्या मुझे यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ेगा? क्या मैं राजकुमारी को कोई उपहार नहीं दे पाऊंगा? हे ईश्वर, मेरी मदद कर। जब वो हताश और निराश होकर एक तंग गली से गुजर रहा था, तब उसकी दृष्टि एक कुरे बूढ़े की गंदी सी छोटी सी दुकान में एक चमचमाती वस्तु पर पड़ी। ओह, वो उसकी दुकान में क्या वस्तु चमक रही है? कहीं वो वस्तु मेरी मतलब की तो नहीं? देखना चाहिए। बाबा, ये क्या चीज़ है जो इतनी तेज़ी से चमक रही है? क्या दिखाई नहीं दे रहा? ये हीरे जवाहरात से जड़ी कंघी है। ओ, जरा दिखाना तो। दुकानदार ने हीरे जवाहरात से जड़ी सोने की वो कंघी उठाकर किशन के हाथ में थमा दी। ना जाने किशन को उस कंघी में ऐसी क्या विशेषता दिखाई दी कि उसे देखकर उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। क्यों बाबा, क्या इस कंघी को बेचोगे? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तुम इतना भी नहीं समझते? किसी बेचने के लिए ही तो मैंने इसे दुकान पर रखा है। इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।